नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की शाम होगी सियासी सनसनी से भरपूर। बात होगी बिहार में सियासी गर्मा गर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची की। साथ ही साथ हरियाणा में राजनीति और प्रशासन के अंदरूनी भूचाल का करेंगे पर्दाफाश। लेकिन इन तीनों धमाकेदार रिपोर्ट से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के 14 लाख से ज्यादा राज कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिया है दीपावली गिफ्ट, बोनस देने का किया है ऐलान। टॉप नक्सली लीडर ने 60 साथियों के साथ किया सरेंडर, टूटी नक्सलियों की कमर। राष्ट्रपति मुर्मू का 18 अक्टूबर को होने वाला अंबाला दौरा किया गया रद्द। मैथिली ठाकुर अब भारतीय जनता पार्टी में होंगी शामिल, अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनाव। हरियाणा में अब एएसआई ने दी जान, सुसाइड नोट पर लिखा आईपीएस पूरन सिंह ने किया था परेशान, डीजीपी ईमानदार। लखनऊ में बाइक से पटाखे ले जा रहे जीजा साले की मौत, लखनऊ में गाय से टकराने के बाद विस्फोट हुआ। देश में 110 साल की तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ेगी, हिमालय का 86% हिस्सा बर्फ से ढका। बिहार सरकार से एनसीबीसी ने 18 जातियों पर मांगी जानकारी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान, उद्यमियों को 10 करोड़ तक गारंटी, मुफ्त ऋण की सौगात। शेयर बाजार में बिकवाली हावी, सेंसेक्स 297 अंक गिरा, निफ्टी 25,200 से नीचे फिसला। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। बात करते हैं आज के पहले खास मुद्दे के बारे में। बिहार में सियासी गर्मा गर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और मजे की बात यह है कि इस बार कई चेहरों की विदाई और नए चेहरों की ताजपोशी ने बड़ा संदेश दिया है। पटना में चौंकाने वाला फेरबदल हुआ। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की छुट्टी हो गई है। अब यहां से रत्नेश कुशवाहा मैदान में उतरेंगे। यहां जातीय समीकरण का गणित फिट बैठाया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि पुरानी कुर्सी पर अब नई सोच का कब्जा होगा। वहीं कुम्हार में टिकट की जंग खत्म करते हुए विधायक अरुण कुमार सिन्हा का टिकट काटकर संजय गुप्ता को मौका मिला है। इस बदलाव के बारे में लोगों को पहले से अनुमान था, लेकिन अब इस पर पार्टी ने अपनी मोहर लगा दी है। इसी के साथ प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टाइल में दे दिया है। मंगल पांडे जो अब तक विधान परिषद में थे, उन्हें सिवान से टिकट थमा दिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को तारापुर के मैदान में उतार कर बड़ा दांव खेला है, यानी जेडीयू की मजबूत सीट को सीधा ललकारा गया है। इसके अलावा दानापुर सीट की बात करें तो राम कृपाल यादव को उतारा गया है और बक्सर की हार से सबक लेते हुए बैकुंठपुर से नई शुरुआत की गई है। जी हां, मिथिलेश तिवारी जिन्होंने बक्सर लोकसभा में शिकस्त झेली थी, अब बैकुंठ से विधायक बनने की राह पर हैं। साफ है, पार्टी ने अपने अनुभव पर भरोसा जताया है। वहीं सिद्धार्थ गौतम जिन्होंने विश्वास मत के वक्त एनडीए को समर्थन दिया था और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, अब उन्हें विक्रम से टिकट मिला है। अब पार्टी ने उन्हें वफादारी का पुरस्कार दे दिया है। आरा की बात करें तो अमरेंद्र प्रताप सिंह का पत्ता काट दिया गया है और संजय सिंह टाइगर को मैदान में उतारा गया है। यानी देखा जाए तो सियासी गोटियां बिछ चुकी हैं, मोहरे अपनी चाल चल चुके हैं। अब बारी है जनता की, जो वोट की एक चोट से ताज उछाल भी सकती है और तख्त बदल भी सकती है। 2025 का ये चुनाव सिर्फ कुर्सियों का नहीं, भरोसे, भविष्य और भाग्य का फैसला होगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि मैदान सज चुका है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत जल्द ही फैसला करेगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगली रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल अभी से तेज है। भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 पार के मिशन पर जुटी है। सपा 2012 का 224 सीटों वाला रिकॉर्ड तोड़ने के ख्वाब देख रही है। लेकिन इस सब के बीच एक मास्टरमाइंड है जो बिना ज्यादा शोर किए अपनी बिसात बिछा रहा है, और वो है मायावती। कई सालों से राजनीतिक हाशिए पर दिखने के बाद बसपा अब अचानक चर्चा में है और वजह है एक नई रणनीति, प्लान 230। ये वही प्लान है जिसने लखनऊ की सड़कों पर भीड़ को उमड़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी सपा दोनों के लिए एक अनकही बेचैनी खड़ी कर दी। ये प्लान क्या है,
चलिए बारीकी से आपको बताते हैं। दरअसल मायावती ने 203 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों को टारगेट किया है। ये वे सीटें हैं जहां बसपा का पारंपरिक वोट बैंक मजबूत है और विरोधियों के वोटों में सेंध लग सकती है। ये प्लान साइलेंट मोड पर तैयार हुआ है, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, लेकिन अंदर खाने में पूरी रणनीति बन चुकी है। उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग तैयार है, जातीय समीकरण बैठा दिए गए हैं और प्रचार के स्क्रिप्ट तक तैयार है। सूत्र बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर दलित ओबीसी गठजोड़ को प्राथमिकता दी गई है। 80 सीटों पर ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। बाकी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति है। 9 अक्टूबर की लखनऊ रैली सिर्फ काशीराम की पुण्यतिथि नहीं थी, ये मायावती की चुप्पी तोड़ने और पार्टी में जान फूंकने का मंच भी था। लाखों की भीड़ देखकर राजनीतिक पंडित भी चौंक गए। ये 2012 के बाद बसपा की सबसे बड़ी रैली थी। मायावती ने मन से साफ कहा, अब अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं, बहुमत से सरकार बनाएंगे। मायावती ने अपने जन्मदिन को भी राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने की योजना बनाई है। 15 जनवरी 2026 को वो इसे मिशन 2027 के रूप में लॉन्च करेंगी। खास बात यह है कि मायावती के इतने आक्रामक रूप से सक्रिय होने के बाद बीजेपी और सपा दोनों में खलबली मची है। प्लान 230 ने भाजपा और सपा दोनों के गणित में खलल डाल दी है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि बसपा के उभार से दलित वोटों में सेंध लग सकती है, जबकि सपा को चिंता है कि मुस्लिम और पिछले वोटों में बंटवारा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक की तस्वीर कहती है कि बसपा की राजनीति में जान लौट रही है, कार्यकर्ताओं में जोश है, भीड़ लौट रही है, रणनीति तैयार है और नेतृत्व फिर एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती 2027 में वो इतिहास दोहरा पाएंगी जो उन्होंने 2007 में लिखा था, या फिर यह प्लान भी बीते चुनावों की तरह सिर्फ एक हाथी की चाल बनकर रह जाएगा। राजनीति की बिसात पर चाल चल दी गई है, अब देखना यह है कि क्या मोहरे कैसे चलते हैं। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बाई पूरन कुमार की रहस्यमयी आत्महत्या का मामला अब केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह गया, यह प्रशासनिक और राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा बनता जा रहा है। विरोध की लहरें पूरे हरियाणा में फैल चुकी हैं और इस दुखद घटना के बाद राजनीति ने भी इस संवेदनशील मामले में प्रवेश कर लिया है। वरिष्ठ अधिकारी की मौत के बाद उपजे जन आक्रोश को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सोमवार रात राज्यव्यापी अलर्ट जारी कर दिया। सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी डीसी, एएसपी, आईजी, पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिवों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी स्थिति पर लगातार नजर बनाकर रखेंगे। अगर कोई मामला बिगड़ता है तो तुरंत एक्शन लेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले की गूंज हरियाणा से बाहर तक सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पत्र में कहा कि वाई पूरन कुमार के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद हालिया घटनाओं को देखते हुए सांप्रदायिक शांति बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता है। मंगलवार को 31 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, उसकी सीमा भी समाप्त हो गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं लिया। हरियाणा राजस्व अधिकारी संघ ने एक दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा की और कई सामाजिक संगठनों और अधिकारी संघ ने एकजुटता दिखाते हुए अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा राजनीतिक मोड़ उस समय आया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज चंडीगढ़ में बाई पूरन कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, संवेदना प्रकट की और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। राहुल ने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, परिवार को न्याय दिलाना अब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की परीक्षा है। देखा जाए तो भाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे क्या एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर ऐसा दबाव था कि उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा? प्रशासन द्वारा अब तक पोस्टमार्टम न करवा पाने की स्थिति पर जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई? आखिर कौन लोग हैं जो इस जांच में बाधा बन रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है? कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई पूरन कुमार की मौत अब केवल एक केस फाइल नहीं रही, ये न्याय, प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक संवेदनशीलता का प्रतीक बन गया है। जब तक परिवार को संतोषजनक न्याय नहीं मिलता तब तक ये मुद्दा थमने का नाम नहीं लेगा। क्या सरकार समय रहते इस प्रशासनिक संकट को संभाल पाएगी या फिर ये मामला आने वाले चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा? फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट। इसके अलावा एक बात आपसे करेंगे, बिहार में फिर चुनाव का बिगुल बज चुका है और नेताओं की जुबान एक बार फिर से वायदों के बम बरसाने में लगी है। कोई कहेगा रोजगार लाएंगे, कोई कहेगा विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वही घिसे पिटे वायदे नहीं हैं जो हर बार किए जाते हैं और हर बार चुनाव खत्म होते ही जमीन में गाड़ दिए जाते हैं? जनता को समझना होगा, शोर कितना भी हो, अगर मुद्दे गायब हैं तो विकास सिर्फ भाषणों तक ही रहेगा। बिहार आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी सवालों में देश के कई राज्यों से पीछे है। ये सच्चाई है और इससे आंख चुराना अब मुमकिन नहीं। अब वक्त है कि जनता भावनाओं से नहीं, अपने हक और हकीकत से वोट करे। नेता दावे करेंगे, मंचों से ललकारेंगे, लेकिन इस बार सवाल होने चाहिए कि पिछली बार जो कहा था उसका क्या हुआ, वरना फिर वही होगा, वायदे हवा में और जनता जमीन पर धूल फांकती रहेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।